अभी क्या हो, फिर स्टॉप हो गई। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है अभी? नहीं है ना? स्टार्ट है मैम। स्टार्ट है मैम। अच्छा, मुझे दिखाई नहीं दे रही है यहाँ से रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीडियो नहीं आएगा। हाँ, अभी दिख रहा है वीडियो और आवाज क्लियर है जी। ओके, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की एक और क्लास में, 5th क्लास में। यूट्यूब के माध्यम से जो लोग MDYA की क्लास अटेंड कर रहे हैं नेट JRF की तैयारी करने के लिए, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम एनवायरनमेंट के एक एक करके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स कवर करते चले जा रहे हैं, टॉपिक्स कवर करते चले जा रहे हैं। आज हमारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 3rd टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। बैकग्राउंड से आवाज तो नहीं आ रही है? आ भी रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। स्क्रीन दिख रही है? जी मैम। स्लाइड दिख रही है? यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से हमको आज अटेंड स्टार्ट करना है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ई-कॉमर्स 5th क्लास हमारी। आज हम हमारे मेन टॉपिक क्या रहेंगे? मेन टॉपिक में हमारा है कलर भी चेंज करना पड़ेगा। मानव पर्यावरण समव्यवहार पार्ट 2 आधा हम पढ़ चुके हैं कल, और कुछ चीजें हमारी रह गई, उनको आज कवर करेंगे। दूसरा, पर्यावरणीय मुद्दे, जो हमारा 3rd टॉपिक है, एनवायरमेंटल इश्यूज, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक इसमें पहुंचते हैं। कल हमारा जो टॉपिक रह गया था उसमें क्या था? आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव। अब इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट कैसे ये पड़ता है, इसको हम थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमने कल भी समझी थी ये चीज कि सारी जो प्रॉब्लम्स है उनकी जड़ कहाँ है? कहीं ना कहीं जनसंख्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे पास लैंडमार्क बहुत बड़ा है, लेकिन उससे उसकी अपेक्षा, मतलब उस पे जितनी आबादी होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, उससे ज्यादा है। कई हमने ये भी डिस्कस किया था कि छोटे छोटे देश हैं, उनके पास लोग कम हैं, सोर्सेज ज्यादा हैं, लैंडमार्क जितने लोग हैं उनके अकॉर्डिंग पर्याप्त है, बल्कि ज्यादा ही है, तो वो ज्यादा तेजी से डेवलप हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी कंडीशन है कि लोग ज्यादा हैं, लैंडमार्क उस हिसाब से अगर देखा जाए रेशियो में तो नहीं सफिशिएंट है। आज की डेट में मुंबई जैसे शहर में हम देखें तो कितने छोटे छोटे कंपार्टमेंट में, पार्टनरशिप में लोग रहते हैं, एक ही रूम में सारी एडजस्टमेंट करके चीजें चलती हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि पिछले कुछ दशकों में तो कंट्रोल कर रहे हैं, समय के साथ बहुत सारे प्लान्स आते गए, लेकिन बहुत पहले ही बहुत कुछ बिगड़ चुका, तो अब उसका प्रभाव तो पड़ेगा। ये हम पुरानी ही बातें कर रहे हैं कि कहाँ से खेल खराब हुआ, एकदम से फिर किसी चीज पे कंट्रोल नहीं आता है। तो तीव्र जनसंख्या की वृद्धि हुई, उसके कारण जो कृषि उत्पाद हैं, जितने भी हमको एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट मिलते हैं, उन सब की डिमांड भी बढ़ गई। राशन पानी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से ही आती है। तो इसलिए एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ी तो हमको क्या करना पड़ा? आधुनिक तकनीक से हमको एग्रीकल्चर करना पड़ा, एडवांस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना पड़ा। जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, हम जो दूसरी कंट्रीज है हमने उनके मॉडल्स को भी फॉलो किया। हमारे वो अकॉर्डिंग एडॉप्टेबल है या नहीं, अनुकूलित है कि नहीं, हमारे हिसाब से उनकी यहाँ की दशाएं ठीक है कि नहीं है, हमने ये सोचा नहीं। बस हमको क्या था? प्रोडक्शन बढ़ाना था, इसलिए हम
उनको अप्लाई करते चले गए। अब उसका क्या परिणाम हुआ? वनों, सबसे पहले क्या क्या किया हमने? पहले तो वनों को खेतीहर भूमि में तीव्रता से बदला। फिर जब वनों को बदल दिया तो खाद्यान्न उत्पादन हेतु कृत्रिम उर्वरक और का अविवेक पूर्ण, वही फर्टिलाइजर का हमने बिना सोचे समझे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बस यूज किया। उसके बाद हम बहुत कीटनाशकों का प्रयोग करते चले गए कीटों से बचाने के लिए, ताकि फसलें खराब ना हो। अब ये कीटनाशक, ये कल हमने खाद्य श्रृंखला की भी थोड़ी सी चर्चा की थी ना, कि कीटों को कौन खाते हैं? जो टिड्डे होते हैं उनको, उनसे पक्षी लोग खाते हैं, या कई पक्षी भी पेड़ों पर जो इल्लियां रहती हैं उनको खाते हैं। तो अब जब ये कीटनाशक वाले पौधों पर बैठे हुए कीड़ों को खाएंगे, कीटनाशक वाले दवाई छिड़के हुए पौधे खा लिए किसी भी इंसेक्ट ने, तो उनको फिर जो जीव खाएगा, जो उससे आगे की जो होता है पोषण लेवल, न्यूट्रिशन लेवल, उसने उनको खाया। जैसे पक्षी ने किसी कीट को खाया तो उस कीट के माध्यम से उस पक्षी के शरीर में वो कीटनाशक पहुंच गया, वो मर गया। फिर वो पक्षी को जो खाता है उसके शरीर में पहुंच गया। कहीं ना कहीं एक चेन के थ्रू ये पूरा आगे बढ़ता गया, और इसी तरह, इसीलिए इसको बोला है कि विकृत खाद्य श्रृंखला। तब जो सिस्टमेटिक चल रहा था वो गड़बड़ हो गया, और ये फिर जब मरेंगे, जहर खा के ये जो जीव जंतु मरेंगे, ये कहाँ जाएंगे? या तो मिट्टी में या जल में जाएंगे, तो फिर वहां पर भूमि और जल का प्रदूषण भी कर देंगे। ये हमने कल देखा। फिर इसके बाद आज ही हमको पढ़ना है शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारा जो पर्यावरण है उस पर। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन एनवायरमेंट क्या पड़ रहा है, कैसे इसको भी हम फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। शहरी मूलभूत सुविधाओं के प्रति लोगों का बढ़ता हुआ आकर्षण क्या क्या है। सब लोगों को, कल भी हमने यही बात करी थी कि सब लोगों को क्या चाहिए? सुख सुविधाएं हर इंसान को चाहिए, हर व्यक्ति को सुख चाहिए, दुखी कोई भी नहीं रहना चाहता है। वो सुख को कैसे भी प्राप्त करना है, उसी के पीछे कई मनमुटाव हो जाते हैं, वैमनस्यता बढ़ जाती, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो गांव में है तो वैसी सुख सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो लोगों को लगता है शहरों में तो सब आसानी से मिल जाता है, इसलिए चलते हैं शहर की तरफ, चलते हैं। वहां पे आपको हॉस्पिटल भी आसानी से, बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलते हैं, स्कूल हर 2 कदम पे स्कूल मिल जाता है, बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल जाती है। सबसे बड़ा मेन कारण तो यही है शहर भागने का लोगों का, कि हम तो नहीं पढ़ पाए हैं या हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छी पढ़ाई करें। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है शहर की तरफ भागने का। फिर शहरों में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सब लोग शहर की तरफ जाते हैं। फिर अब शहर पे क्या हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल कल मैंने दिया था कि एक 10 बाई 10 के कमरे में 100 लोगों को ठहरा दिया जाए, या 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग ठहरे हैं या 5 लोग ठहरे हैं, तो क्या अंतर आ जाएगा? वहां से ही पता चल जाएगा। और उस कमरे में फिर पानी का एक ही घड़ा है, उसमें उतना ही पानी है। तो अब क्या है, उस वाटर रिसोर्स पे ज्यादा लोग हो गए हैं तो ज्यादा प्रेशर है, फिर क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, जिसके पास पावर है उसी का सारा खेल है। तो ये दबाव बढ़ रहा है शहर पे। तो इसीलिए यहाँ से हम बोल रहे हैं कि जो स्थानीय संसाधन है उन पर दबाव ज्यादा पड़ जाएगा, सभी लोग वहीं जा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? उपजाऊ भूमि का निवास स्थान में तीव्रता से परिवर्तन। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं पहले। रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, जाना है शहर में, रहना है। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि ठीक है चले गए, हम वहां जाकर हम लैंड, मतलब किराए से रूम लेकर भी रह सकते हैं। जो लोग वहीं के हैं, मूल निवासी हैं, पहले से ही रह रहे हैं, आप उनका घर बना हुआ है, जगह भी है अवेलेबल, लोग लगा के भी रखते हैं कि रूम देना है किराए से, या टू लेट का बोर्ड लगा रहता है तो हम रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ही रहता है, गांव से आए हैं, पैसा बहुत है, सुख सुविधा नहीं थी लेकिन पैसा तो था, उस पैसे से हम शहर में अपना खुद का घर बनाकर ही रहेंगे, हम दूसरे के घर में क्यों रहें, किसी की बात क्यों सुने। ये वाला जो ईगो रहता है कहीं ना कहीं ये अलग टाइप की मुश्किलें खड़ी करता है। तो फिर जो उपजाऊ भूमि थी, कृषि की दृष्टि से अच्छी भूमि थी, उसको खत्म करके कंस्ट्रक्शन का काम वहां पर कर दिया। बिल्डर्स ने
सारे प्लॉट काट के बेच दिए। तो ये एक क्या हो गया, एक नुकसान ये हो गया कि खेती वाली भूमि की कमी हो गई। निकटवर्ती खाद्य संकट कैसे हो रहा है, निकटवर्ती खेती की जो जगह थी जितनी ज्यादा थी वो कम करके हमने संकट कर लिया ना। और अगर हम उसको भरपाई करने के लिए सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, जंगलों की तरफ जाएंगे, वनों को काट देंगे तो वनों का ह्रास हो जाएगा, वनों में कमी आ जाएगी। ऑन डोर की संकल्पना, शहर की तरफ क्यों बढ़ते हैं, हर चीज आपको हैंड टू हैंड मिल जाती, मतलब घर पे दरवाजे, ऑनलाइन बुक कर दो आपके घर पे सामान आ जाएगा। गांव में कौन ढूंढते ढूंढते जाएगा, फोन का नेटवर्क नहीं मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे आपने बस बुक किया, सामान आपके घर पे आ गया, बस बोलने की देर है हर चीज। और मतलब ऑन डोर से ज्यादा पहुंच बहुत आसान है हर चीज के लिए। फिर शहर के बीच शहर के बीच या अति निकट उद्योग स्थापना, शहर के बिल्कुल पास में उद्योग स्थापित कर दिया तो वहां का पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा, बहुत सारे टाइप के प्रदूषण अपने आप डेवलप हो जाएंगे। उसको हमको अलग से एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, सब समझ में आता है, क्योंकि ये तो ऐसी चीजें हम दिन रात अपने आसपास देख रहे हैं। जहां कल कुछ नहीं था वहां रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो गई, पता भी नहीं चलेगा, बस सुबह हम आँख खुलती है, अरे यहाँ से हमको सूर्य नारायण के दर्शन होते थे, आज तो हो ही नहीं रहे, ये हो जाता है। क्या हो रहा है फलस्वरूप, तीव्रता से बढ़ता हुआ वायु और जल प्रदूषण और उसके साथ साथ मृदा प्रदूषण, तीनों टाइप के प्रदूषण यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे। फिर आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई कुछ कह रहे हैं क्या, किसी का माइक ऑन हो गया है, समझ में आ रहा है इतना? जी मैम। यस मैम। ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑन एनवायरमेंट, एबिलिटी टू चेंज नेचुरल वेदर एंड क्लाइमेट आर्टिफिशियली। क्या कर रहे हैं ये, मौसम को मानव क्या नहीं कर सकते, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि मानव कुछ भी कर सकता है, उसको ऐसा बुद्धि और विवेक दिया भगवान ने, तो अब वो उसका कहीं भी कुछ भी प्रयोग करना उसने स्टार्ट कर दिया है। जो नेचुरल चीजें हैं उनके साथ वो छेड़छाड़ करने लगा है, मौसम संबंधी गतिविधियों के साथ छेड़छाड़ करने लगा है। कैसे, आर्टिफिशियल क्लाउड, नकली कृत्रिम मानव जनित बादल बना देता है वो, मानव जनित मतलब उस अपने द्वारा, कैसे मेघ, उसको बोलते हैं मेघ बीजन, नकली बादल बना दिए और बारिश करवाते हैं इसमें, पानी भी गिरवा देगा, आर्टिफिशियल रेनफॉल करवा देगा, और इसके अलावा क्या करवा देगा, सिल्वर आयोडाइड का मैम मिश्रण होता है, एक केमिकल होता है सिल्वर आयोडाइड का, सऊदी अरब में ज्यादा ऐसा मिलता है देखने को। हाँ हाँ, ये सब चीजें तो ये क्या है, ये ठीक नहीं है, इन्हीं का तो परिणाम हमको कई ऐसी जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स एकदम से जाती ना, हमको लगता है ऐसा कैसे हो गया ये। जैसे कोरोना महामारी भी क्या थी, एक आर्टिफिशियल अटैक ही था वो भी। इसमें एग्जाम्पल मिलता है यहाँ पे बहुत अच्छा, जो चाइना है उसने लगभग 500 बार इस मौसम के साथ छेड़छाड़ करी है, मतलब आर्टिफिशियली उसने लगभग 500 बार, 500 से ज्यादा भी हो सकती है, अब तो ये पुराना टाइम हो गया है इस चीज को, 500 टाइम्स उसने आर्टिफिशियली छेड़छाड़ की है, मतलब कहीं बारिश करवा दी है, कहीं पर ओलावृष्टि करवा दी है, ऐसा उसने कई बार किया है। तो इसी के कारण जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो इसी के कारण है। ये जो अटैक आया है कोरोना का इतना बड़ा, ये क्या है, ये भी एक बायोटिक अटैक है, ये जैविक अटैक है, ये परमाणु से ज्यादा खतरनाक स्थिति हो गई इससे। हालांकि उसने क्या किया था, वो उसको छोड़ना तो बाहर ही था, लेकिन गलती से कई बार होता है ना, हम पटाखे, अभी दीपावली आ रही है, अब पटाखे फोड़ोगे, कई लोग बड़े सूरमा होते हैं कि हम तो हाथ से जलाएंगे और फोड़ेंगे, गलती से क्या होता है, हाथ से छूटने में देर हो गई तो वो हाथ में ही फूट जाता है। कुछ ऐसे ही उसके साथ हो गया कि वो बाहर जाने से पहले अपने यहाँ पर ही हो गए, तो उसको भी लपेटे में ले लिया। ये सब क्या हो रहा है, पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ हो रही है, उसकी जो नेचुरल चीजें थी उसको हमने उसके साथ छेड़छाड़ करी, तो फिर प्रकृति कुछ ना कुछ तो जवाब देती है,
उसके परिणाम स्वरूप हमको बहुत सारी बीमारियां, नए नए रोग देखने को मिलते हैं, नई नई परिस्थितियां देखने को मिलती हैं जो हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा भी हो सकता है। जिन रोगों के कभी नाम नहीं सुने हमने अपने पूर्वजों से, परिवार में बड़े लोगों से, वो सब आज नहीं आ रहे। और आज की डेट में तो ऐसा है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहचान ही नहीं पाता है कि प्रॉब्लम क्या है। सिम्टम्स देखता है कि ये हो रहा है। कोई सिम्टम किसी बीमारी का होता है, कोई किसी बीमारी का होता है, वो सब एक उसमें दिखते हैं आपको, लेकिन कोई एक उसको वो नाम नहीं दे पाता है डॉक्टर कि आपको ये रोग है। तो ये सब क्यों है? ये सब इसीलिए है क्योंकि हमने नेचर के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर ली है। फिर आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑन एनवायरमेंट। क्या प्रभाव? कैसे? नदियों एवं जलाशय पर बड़े बड़े बांध बनाते हैं, बांधों का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, प्राकृतिक क्षेत्र की जल निमग्नता, मतलब जो नेचुरल एरियाज होते हैं वो जल में डूब जाते हैं। उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वहां की, वो क्या होगा? खत्म हो गई। उसका आपने जो लैंड एरिया था, आपने बड़े बड़े बांध वो बना दिए, तो जो वहां पर रहते थे जीव जंतु, उनके बारे में आपने सोचा क्या? नहीं सोचा। तो क्या होगा? वहां की एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम खत्म हो गया। और जो पूरे मतलब जो बड़े लेवल का इकोसिस्टम है या पूरा पर्यावरण है, उसको प्रभावित करेगा। क्यों? हम शुरू से देख रहे हैं कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे से प्रभावित होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे पे डिपेंड रहती है। ठीक है। इसके बाद ये हमारा इतना हो गया। अभी इस छोटी सी एक पिक्चर से इसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सब कुछ ऐड करने की इसमें कोशिश की गई है इस पिक्चर में। यहाँ सब समझ में आएगा कि ये सोर्सेज हैं। लाइटनिंग, ये जो सोर्स का साइन बना हुआ है, लाइटनिंग ये सोर्स है। ये एग्रीकल्चर का बना हुआ है। फायर और इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन। फिर ये क्या है? वर्टिकल मिक्सिंग और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रासायनिक जो इंटर एक्सचेंज होते हैं। फोटो, ये ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये फोटो केमिस्ट्री, मतलब जो सोलर सूर्य की रासायनिक किरणें हैं वो चेंज होकर पृथ्वी पर पड़ती हैं और फिर चेंज हो जाती हैं काय में। फोटो जो एनर्जी रहती है, भौतिक किरणें जो रहती है वो रासायनिक किरणों में बदल जाती है। फिर फूड बनाने की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा होगा सभी ने, उसके थ्रू बनता है। पेड़ पौधों की मदद से खाना बनता है। फिर एनर्जी काय में चेंज हो जाती है? जैविक बायो एनर्जी में चेंज हो जाती है और धीरे धीरे फिर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होती रहती है एनर्जी ऐसे। तो ये पूरा एक पिक्चर है और कैसे गैस बन रही है, आ रही, क्या क्या, यानी पूरा एनवायरमेंट इसमें हमने लेने की कोशिश की है, समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और क्या क्या हो रहा है आप यहीं से समझिए। अब ये क्या है? यहाँ इंडस्ट्री हमको दिख रही है, एकदम रिसोर्स के पास में बनी हुई है। इसका क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है। ये जो धुआं है इसका कहाँ जा रहा है? पर्यावरण में मिल रहा है सीधा। इस हमारे पास भी आएगा पर्यावरण, मतलब हम पर्यावरण से अलग नहीं है। फिर इसका जो वेस्ट निकलेगा यहीं पर नदी हुई है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे बह के इस नदी में मिल जाएगा। और फिर फॉरेस्ट में भी जाएंगी चीजें। यहीं से जो इस मतलब प्रदूषित जल को लेंगे, जो टेक ग्रहण करेंगे, वो सारे जीव जंतु यही जंगल के होंगे, जंगल से यहाँ आएंगे पानी पीने। तो क्या होगा? वो सब प्रदूषित जल पीकर बीमार होंगे, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर ये प्रदूषण कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। पूरा मतलब पर्यावरण के जितनी भी कंपोनेंट हैं वो सब एक दूसरे को ऐसे प्रभावित करते हैं। इस पिक्चर में आप समझने की उसको कोशिश करेंगे, खुद से एक बार देखेंगे इसको अपने पर्सनल उसमें, तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? जी मैम। ओके।
अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए एक क्वेश्चन कैसे आता है, कई तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट बार बार हर एग्जाम पे, ना कि सिर्फ नेट जेआरएफ में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आता ही है कि कौन सा ऐसा कारक है जो ओजोन लेयर को प्रभावित करता है, ओजोन लेयर में छेद कर रहा है, होल बना रहा है, कौन सा है, तो वो होता है CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेट में भी कई बार पूछा गया है। तो विलासता के जितने भी साधन होते हैं, विलासता मतलब लग्जरी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें से रेफ्रिजरेटर हर एक व्यक्ति के घर में होता है आज की डेट में ऑलमोस्ट। फिर एयर कंडीशनर बहुत सारे लोगों के घरों में होता है, सबके तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के घरों में होता है। स्प्रे और हेयर ड्रायर, इन सब में इसका यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और ये क्या करता है, यही ओजोन प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ये जाता है धीरे धीरे, ये ओजोन परत को पतला कर रहा है धीरे धीरे, उसके अनुकूलित नहीं है, उसके हिसाब से ठीक नहीं है ये। तो क्या हो रहा है, उसमें छेद हो रहा है। ये भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने स्कूल टाइम में, कहाँ पर है, कौन सी वो जगह है जहां पर होल हो चुका है। कोरोना के टाइम पे जो थोड़ा सा चेंज हुई चीजें, तो उसमें क्या हुआ, उस होल में कमी आई, ऐसा भी आया था सुनने में। कोई को आइडिया है, किसी को है आइडिया कहाँ पर है वो? अब मैम, बर्मुडा है तो ट्रायंगल कोई की बात कर रहे देश होते का ना? होल, नाम याद नहीं। ओजोन होल, ओजोन होल। हाँ मैम, कोई देश एंटार्कटिका, है। एंटार्कटिका के ऊपर। मैम ये हमारा जो है सबसे ऊपरी लेयर, हमारा 5 लेयर है मैम, क्षोभ मंडल होता है, जैसे आयन मंडल, आयन लेयर। ये नहीं पूछ रही हूँ मैं, ये नहीं पूछ रही हूँ कि कौन बर्मुडा सा ट्रायंगल की बात कर रहे होते मैम? ओजोन का जो, मान लीजिए ये पूरी लेयर है ओजोन की, तो इस लेयर में एक बर्फ पिघल रही है। अंटार्कटिका में, मतलब होल जो एक हो गया वो कहाँ हो गया है, एक अंटार्कटिका के ऊपर हो गया। तो इससे क्या होगा, अब ये ओजोन लेयर क्या करती है, सनरेज को अंदर नहीं आने देती है। कौन सी वाली सनरेज, ऐसा नहीं सनरेज नहीं आएगी तो हमारा काम कैसे चलेगा, अल्ट्रावायलेट सनरेज, अल्ट्रावायलेट को ये क्या करती है ओजोन लेयर, वापस ट्रांसफर कर देती है, वहां अंदर नहीं आने देती, जहां जहां है वहां से ट्रांसफर हो जाएंगी। लेकिन ये होल जब है तो इस होल में से अंदर चली जाती हैं, फिर बाहर नहीं जा पाती, मतलब पलट के वापस नहीं जाती। और ये क्या करती है, ये भी क्वेश्चन है, ये अल्ट्रावायलेट रेज स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर ये किसी जीव जंतु के शरीर पे पड़ जाती हैं तो उनको स्किन का कैंसर हो जाता है, इतनी खतरनाक होती है अल्ट्रावायलेट रेज, इनको यूवी किरणें भी बोलते हैं। क्लियर है इतना? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ये है कि किस किस प्रोडक्ट में पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेनली, तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे, हेयर ड्रायर, और एक आपको पता है हम जो गद्दे इस्तेमाल करते हैं फोम के, स्पन फोम वाले जो गद्दे होते हैं उसमें भी पाया जाता है। और फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, उसका शॉर्ट में नाम भी पता होना चाहिए आपका, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और पूरा नाम पूछ सकते हैं कि कौन सा वो है, कौन सा पदार्थ है जो कि ओजोन लेयर में होल करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसका नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 2-3 तरह से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है इतना कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का पर्यावरण पर मेन इफेक्ट क्या पड़ रहा है। बाकी जो पढ़े हैं हमने वो भी हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा ये है। क्लियर है? विलासता क्या मैम? लग्जरी, आधुनिक जीवन हमको चाहिए ना, हर चीज आरामदायक चाहिए, वही है विलासता। ओके मैम। जी, नेक्स्ट अब हमारा ये कंप्लीट हो गया सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, पर्यावरणीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दे से क्या मतलब हो सकता है, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमको इस टॉपिक में बात करना है। देखते हैं क्या है, स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रदूषण। हमने पढ़ा था सिलेबस में कि हमको लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर बात करनी है, तो कैसे कैसे है उसको देख लेते हैं।
प्रायः पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरण निम्नीकरण व तीव्र जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उपभोग वृद्धि के कारण जन्म लेती है। इसको सरल करके बता देती हूँ, ये इतने नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। हिंदी के परोक्ष प्रत्यक्ष ये शब्द कठिन लग रहे होंगे। क्या है इसमें, पर्यावरण की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या पर्यावरण निम्नीकरण, हमने कल पढ़ा था, निम्नीकरण मतलब जो उसकी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उनमें गिरावट आ जाना, वो किस कारण से हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रही है, उस पर लोड ज्यादा है और उसी के फलस्वरूप क्या हो रहा है, प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमने क्या कर लिया है, कंज्यूम करने वाली भी हमारी जो है कंडीशन वो भी बढ़ गई है, उसी के कारण ये सारी कंडीशंस डेवलप हो रही है। फिर पर्यावरणीय मुद्दे हमारे आसपास के वातावरण में होने वाले अवांछनीय, अनवांटेड, अवांछनीय का मतलब है अनवांटेड परिवर्तन की कैटेगरी में आते हैं। ये श्रेणी लिखा है, इसका मतलब है कैटेगरी। जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं वो हमारे आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें अनवांटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस कैटेगरी में आते हैं। अब लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर मतलब लोकल लेवल पर मृदा प्रदूषण, जल जनित रोग मतलब जो वाटर से रिलेटेड डिजीज हैं, जैसे कौन सा हो जाता है, डायरिया, दस्त जिसमें लग जाते हैं, उल्टी दस्त, वो कैसे हो गए, दूषित जल पी लिया तो उससे हो जाता है। और मृदा प्रदूषण, मिट्टी में हम बहुत सारी चीजें मिला रहे हैं और मिला नहीं रहे तो अभी हम प्लास्टिक जैसे हम डालते चले जा रहे हैं तो वो प्लास्टिक तो डिकम्पोज होता नहीं है कभी भी, वो उस मृदा को क्या कर देता है, खराब कर रहा है, उसकी क्वालिटी को खराब कर रहा है, इसलिए मृदा प्रदूषण हो रहा है। लोकल लेवल पर वन्य जीवों की प्रजातियां कैसे हो रही हैं, क्योंकि यहाँ का पानी, प्रदूषित पानी इन्होंने पी लिया, यहाँ का मृदा में जो भी चीजें उग रही हैं वो इन्होंने खा ली, तो इसलिए ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये भी प्रभावित हो रहे हैं। जो वाइल्ड लाइफ है वो पूरी कैसी हो रही है, विलुप्त, मतलब कहीं ना कहीं गायब होने वाली है। जैसे डायनासोर का कल एग्जांपल दिया था कि हमको पता नहीं, हमने सिर्फ सुना है डायनासोर के बारे में, देखा कभी नहीं है, और ऐसा सब चलता रहा तो क्या होगा, हम भी विलुप्त प्राय हो जाएंगे कि कहीं कहीं एक आध कोई मनुष्य दिख जाएगा तो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी कि अरे वो इंसान है, कोई देखेगा तो आश्चर्य करेगा कि हाँ मुझे इतने दिनों बाद कोई मेरे जैसा मनुष्य देखने को मिला, प्रसन्नता हुई। हम कहीं विदेश में फंस जाए, कोई हमारा भारतीय मिल जाएगा तो हमको कितनी खुशी होगी, ऐसे ही फिर ऐसा हो जाएगा कि मनुष्य कोई दिख जाएगा पूरी दुनिया में तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, या जीव जंतु कोई दिखे, क्योंकि सभी समाप्त हो जाएंगे किसी तरह से सब करता रहा तो। अब क्षेत्रीय लेवल की बात करें तो क्षेत्रीय लेवल पर क्या है, स्तरीय बाढ़, क्षेत्रीय लेवल पर बाढ़, सूखा, चक्रवात और अम्ल वर्षा व तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रहा है, यहाँ पे बाढ़ की क्यों कंडीशन बन जाती है, क्यों, क्योंकि पक्की सड़कें होती हैं, तेजी से मिट्टी में पानी नहीं जा पाता, खूब तेज बारिश हो रही तो पानी क्या हो रहा है, पूरा बह जाता है, मिट्टी में नहीं जा पाता तो पूरा क्या हो गया, बाढ़ आ गई। सूखा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पानी अंदर मिट्टी में गया ही नहीं था तो क्या हो गया, बह गया था, पूरा नदियों और नालों में से बह के समुद्र में चला गया, मिट्टी के अंदर तो गया नहीं था, इसलिए सूखा भी हो गया, इसी ने इसको जन्म दिया। फिर चक्रवात क्यों चला, क्योंकि वहां पर कई तरह के कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो मेंटेन करते हैं हर चीज को, बड़े बड़े जंगलों में बिजली, पानी, आंधी, तूफान सबको मेंटेन करते हैं, वो सबसे रक्षा करते हैं, लेकिन अब उनकी तो संख्या है ही नहीं शहरों में, तो इसलिए सीधा चक्रवात भी आ जाता है, हवा कंट्रोल नहीं हो पाती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अम्ल वर्षा क्यों होती है, अम्ल वर्षा सबको पता होगा, अगर कहीं ना कहीं कोई साइंस के बैकग्राउंड से होगा या नहीं भी होगा तो स्कूलों में आजकल ये चीजें 10th लेवल तक कॉमन है कि पढ़ाई जाती है। हम ये जो वाहन यूज कर रहे हैं, 4 पहिए वाले, 2 पहिए वाले, इन सब में क्या रहता है, धुआं निकलता है ऐसे,
धुआं निकलता है, ये धुआं क्या कर रहा है, जा रहा है ऊपर, फिर बादल बना रहा है। अब इसमें मात्रा पहले से ही किस चीज की है, SO2 की मात्रा है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 की मात्रा है या NO3 की मात्रा है, ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन की ऑक्साइड। ये अम्ल होते हैं, और ये जब मिल रहे हैं, जब ये पानी, जब हवा के संपर्क में ये बादल आते हैं तो क्या होता है, फिर ये इनके साथ में ये अम्ल भी आते हैं बारिश में, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। अब अम्ल का अम्ल मीन्स एसिड। आपने देखा होगा, सुनने में कभी आता है एसिडिक अटैक कर दिया, उस लड़की के ऊपर चेहरे पर एसिड फेंक दिया, उसने मना कर दिया, लड़के ने बोला आई लव यू, लड़की ने बोला हट उधर, उनने उठाया और बोतल डाल दी उसके ऊपर, मुंह पर, एसिडिक अटैक कर दिया। तो पता है कि क्या होती है कंडीशन, पूरा चेहरा जल जाता है। तो जब ये एसिडिक रेनफॉल होगा तो ये अब नॉर्मल तो है नहीं है, तो क्या ये हमारे लिए पीने के लिए ठीक है या दूसरे उपयोगों के लिए ठीक है। अगर हम ऐसे पानी को यूज करेंगे तो हमको हमारे हाथ पैरों में भी जलने लगेंगे धीरे धीरे, एकदम से हो सकता है ना समझ में आए, रिसोर्स में जाके मिलके कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएंगे, उतने ज्यादा कंसंट्रेट नहीं रहेंगे, मतलब सांद्र नहीं रहेंगे। डाइल्यूट और कंसंट्रेशन समझते हैं ना, कि जिस चीज में पानी की ज्यादा मात्रा है, एसिड कम है, तो वो उतना ज्यादा डाइल्यूट होगा, और जितना ज्यादा एसिड है और पानी कम है तो वो उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब सांद्र होगा। तो ऐसे ही पानी के रिसोर्स में जाके मिल गए तो ठीक है, कुछ ना कुछ डाइल्यूट हो जाएंगे, इतना असर नहीं करेगा। लेकिन एकदम कम पानी का सोर्स है और वहां पे मिल रहे हैं, या हम डायरेक्ट, कुछ लोग तो वाटर को वो इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको यूज करने का सोचते हैं, तो वो उस कंडीशन में फिर ठीक नहीं है। ये होती है अम्ल वर्षा या एसिडिक रेन। तेल रिसाव, समुद्री जहाज, जो बड़े बड़े शहर हैं, समुद्रों के किनारे बसे हुए हैं, या कहीं बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनपे भी अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है ऐसा, तो वहां से क्या होता है, रिसाव होने की संभावना रहती है। कई बार हम सुनते और देखते भी हैं न्यूज में कि वहां पर तेल का टैंक उलट गया या पूरा जहाज ही उलट गया। तो इससे क्या हो रहा है, पूरा उस जगह का जल प्रदूषित हो जाएगा, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है या वहां के जो एक इकोसिस्टम है पूरा, वो पूरा का पूरा संकट में आ जाता है। सबसे ज्यादा समस्याएं तो इसी लेवल पर है। उसके बाद वैश्विक स्तर पर किस तरह के होते हैं, वैश्विक स्तर पर होते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअली जो नीचे लेवल का है उसी से बढ़ के अगला लेवल आता है, जो ग्रामीण स्तर है या लोकल लेवल है, उससे उसी के दो चार लोकल मिलके क्या मिला लेंगे, क्षेत्रीय बन जाएगा, क्योंकि गाँव की और उसकी चीजें मिलके कहीं ना कहीं धीरे धीरे कहाँ जाएंगी, क्षेत्रों में। क्षेत्रीय या क्षेत्रीय से मतलब यहाँ पर है स्थानीय, यानी कि नगर पालिका, नगर निगम जैसी कंसेप्ट जहाँ पे आ जाती है ग्राम के बाद में। और फिर वर्ल्ड लेवल पर वो चीज पहुंच जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड में तो सभी कुछ आ जाएगा, लोकल भी आ जाएगा और ये नगर पालिकाएं, नगर निगम वगैरह ये सब आ जाएंगी। तो बड़े लेवल पर फिर क्या हो रही है, जैव विविधता प्रदूषण। अब ये जैव विविधता प्रदूषण हो गया, वायुमंडलीय तापन, ये ए नहीं आएगा यहाँ पे। वायुमंडलीय तापन मीन्स जो हम आजकल बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, वर्ड सबने सुना होगा, बहुत चर्चा होती है इसकी हर जगह। जब भी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है तो उसमें मेन मुद्दा होता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की जाती है। क्यों हो रहा है, ये जो गैसेस जा रही हैं ये क्या कर रही है, वहां का टेम्परेचर यानी पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। और इसी की वजह से क्या होता है, ग्लेशियर्स जो है वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, जो बर्फ के पहाड़ हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, और समुद्र में जो है जल स्तर बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ओजोन प्रदूषण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रजातियों का विनाश होना प्रमुख पर्यावरण मुद्दे हैं। कैसा पूरा गिच पिच हो गया है, समझ में आ रहा है आपको? इरेज कर देते हैं इसको, यहाँ से इरेज हो जाता है, नहीं होगा, एंड से करेंगे डिस्कार्ड। इतना समझ में आया सभी को? सब जी मैम। सब शांत। सुन्न बटे सन्नाटा, सर के ऊपर से तो नहीं गई चीजें,
ऐसी है नहीं वैसे एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे आसपास की चीजें हमको रोज नजर आती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जी मैम। जी मैम। अब हम पढ़ेंगे, ये देखिए, अब एक नई पिक्चर देखिए, पर्यावरणीय प्रदूषण। ये हमारा अभी इसी टॉपिक के, अब ये नहीं, हमारा थर्ड टॉपिक भी आ गया है, सेकंड टॉपिक, अच्छा थर्ड टॉपिक ही तो चल रहा था अभी। थर्ड टॉपिक में हमने क्या चीजें देखी, जो कंसेप्ट देखे ये वाले, स्थानीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रदूषण क्या होता है, उसकी क्या रोल है, ये हमने कंसेप्ट समझे। अब हम एक्चुअल में प्रदूषण क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ आपको ये पिक्चर जो नजर आ रही है, इससे आपको बहुत सारी कहानी समझ में आएगी। एक ही पिक्चर में सारे टाइप के पॉल्यूशंस को हमने लेने की कोशिश करी है। यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, मतलब कितना बीभत्स नजारा है ये पिक्चर में, कैसा देखकर ही हमको कैसा लग रहा है। हमको गंदगी दिखती है तो हम क्या करते हैं, मुंह फेर लेते हैं, लेकिन एक बार आंखें बंद करके क्या हम ये सोचते हैं कि ये गंदगी कहीं ना कहीं इसके भागीदार हम हैं। हर व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी भी तरह के प्रदूषण का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया में सारे लोग रोज अपनी एक दिनचर्या है सबकी फिक्स, उसमें कुछ ना कुछ रोज कचरा निकलता है सभी का, सबकी जरूरतें हैं, उसी के लिए ये कचरा तैयार होता है। फैक्ट्रियां क्यों काम कर रही है, क्योंकि हमको सुख सुविधा के सामान मिल सके। ये पहले में देखिए कितना सारा धूम्र प्रदूषण है, धुआं, काला धुआं एकदम फैक्ट्रियों का, बड़ी बड़ी चिमनियों से निकल रहा है। और ये क्या है, ये जो पानी का सोर्स है उसके पास में देखिए आप, ये अब ये कितनी गंदगी मची हुई। और ये यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये जीव जंतु हैं जो उस गंदगी में से अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। गंदा भोजन करेंगे, दूषित प्रदूषित भोजन करेंगे तो क्या होगा, धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी विलुप्त हो जाएंगे। ये भी एयर पोल्यूशन है, यहाँ सब बड़ी बड़ी चिमनियां। और ये क्या दिख रहा है इसमें, कहीं से रिसोर्स, ये सब नालियां दुनिया भर की है, वो आके कहाँ के किसी न किसी वाटर रिसोर्स में जा रही हैं। और ये भी दिख रहा है कि फैक्ट्रियों का धुआं है नदी और उसके किनारे पर, ये लैंड पॉल्यूशन है। ये आग लग गई है तो इससे अलग टाइप आग का नहीं है, ये भी चिमनियों का, ये मतलब बड़ी दूर से लिया गया है कि एक ओवरऑल दिखाया गया कितनी सारी फैक्ट्रियां किसी शहर में है और उसका ये धुआं कितना ज्यादा है। अब ये यहाँ देखिए, ये भी वाटर रिसोर्स है और इसके पास में ये कितनी गंदी, आप किसी भी वाटर रिसोर्स के पास देखिए आपको ऐसे ही नजारा मिलेगा। धुआं कहाँ जा रहा है, धुआं ऊपर जा रहा है, वातावरण को, वायु को प्रदूषित कर रहा है। और जो कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, वो कहाँ जा रहा है, वाटर रिसोर्स में सब जाकर, सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप का कहाँ जा रहा है, वाटर रिसोर्स में और सॉइल में जाकर वाटर को और सॉइल को पोल्यूटेट कर रहा है। अब इस पिक्चर में और भी समझ में आएंगी चीजें। ये सुबह आजकल आता है रोज गाना, झाड़ू वाला आया जरा कचरा निकाल, झाड़ू वाला आया जरा कचरा निकाल, और हमने फटाफट 2 बाल्टी 3 बाल्टी जितना दिन भर में 24 घंटे में इकट्ठा हुआ निकाला, सूखा अलग गीला अलग। आजकल कंसेप्ट आ गया है, लेकिन अभी तक क्या चल रहा था, आने दो, जो भी कचरा है सब आने दो आने दो। और यहाँ से आजकल ये भी कंसेप्ट आ गया है कि उसको भाई कुछ ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी कचरा है उससे क्या प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, उसको कैसे रीयूज किया जा सकता है, कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है। लेकिन पहले क्या होता था, कोई खाली मैदान देखा, वहां गाड़ी गई, पूरा उलट दिया उसको गाड़ी। अब उसमें प्लास्टिक भी है, डिकम्पोजेबल भी है, नॉन डिकम्पोजेबल भी है, सारा है। तो वो सब मिलके धीरे धीरे ये चीजें ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं सड़ाने और गलाने का काम करती हैं, तो वहां की जगह को खराब करके वहां उन्होंने अपना एडजस्टमेंट बना लिया, जमीन में जाने लगे तो उस जमीन को भी खराब कर दिया। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि ये क्या काम करता है, पूरे वायु प्रदूषण के एग्जाम्पल है ये नाले
मतलब नालियों का पानी, घर का जो सीवेज का पूरा पानी है वो बड़े रिसोर्स में जा रहा है। ये यहाँ पर आपको एक वाहन दिख रहा है, इससे अगर कोई चीज रिस जाती है, जो वाहन में चलाने के लिए जो जाते हैं, लुब्रिकेंट के लिए जो डाले जाते हैं, ऑयल या क्या बोलते हैं उनको, लुब्रिकेंट ही बोलते हैं, डाले जाते हैं जो ऑयल वगैरह, वो भी अगर मान लीजिए उनका रिसाव हो गया तब भी प्रदूषण होगा। अब इस प्रदूषित जल में ये देखिए, ये बैठ के क्या कर रहा है, कुछ खा रहा है अपना। यहाँ पर ये मछली है जल के अंदर, और इसके पीछे से ये कूड़ा करकट पहुंच गया है। ये नॉइज पोल्यूशन दिख रहा है यहाँ पर हमको। प्रदूषण की परिभाषा देख लेंगे अब। एक ये जनरल परिभाषा है पॉल्यूशन की, इसका आप सीधा ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं इंग्लिश में, अगर हिंदी में कुछ भी ऐसा समझ नहीं आता। वैसे ऐसा कोई वर्ड नहीं है उसमें जो समझ में नहीं आएगा। पर्यावरण के अजैविक, अजैविक मतलब हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़े थे एबायोटिक, पंचमहाभूत। हाँ ठीक है। घटकों के भौतिक मतलब फिजिकल, रासायनिक मतलब केमिकल, एवं जैविक मतलब बायोटिक गुणों में मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में होने वाला ऐसा अनावश्यक परिवर्तन जिससे जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर, मीन्स लाइफ एंड लाइफ सिस्टम्स पर, जो लाइफ से रिलेटेड सिस्टम्स हैं उन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता हो, प्रदूषण कहलाता है। एबायोटिक हमने पढ़े थे, वायु, अग्नि, नवजल, पृथ्वी, इन्हीं से मिलके बायोटिक बनते हैं। अगर इनमें वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश में कोई ऐसी चीजें मिल रही हैं, भौतिक या रासायनिक या जैविक, जो उनकी जो नेचुरल क्वालिटी है, उनके जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ही उन्होंने चेंज कर दिया, तो वो अपना पूरा ही चेंज, कोई भी चीज है, इसका हम एग्जांपल ऐसे देखें कि हम, हाँ इसका सही एग्जांपल है, जो लेडीज हैं वो तो डेफिनेटली खाना बनाना बहुत अच्छा जानती हैं। जो जेंट्स पर्सन है उसमें से कुछ लोग जानते होंगे। पवन जी, आपको आता है खाना बनाना? जी मैम। वेरी गुड। तो आपको पता होगा जब आप आलू काटते हैं, आलू के सिर्फ काटने से ही फर्क पड़ जाता है। अगर आप आलू को ऐसे स्लाइस में काटेंगे और फिर उनको फ्राई करेंगे, उसका टेस्ट अलग आएगा। आप ऐसे पीस में काटेंगे आलू को, उसका टेस्ट अलग आएगा। जानते होंगे ये चीज, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है या नहीं इस बात पे गौर किया है वो करके देखिएगा। आप जैसे काटेंगे, पतले ऐसे हम काटते हैं ना चिप्स के फॉर्म में, पतले पतले लेयर काट लेते हैं, उसका टेस्ट अलग आएगा। आलू को आप जितने तरीके से काट के और बनाएंगे, उसका हर बार आपको टेस्ट अलग आएगा। ऐसे ही किसी काम जिसकी जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हमने उसको अगर चेंज कर दिया तो उसका तो पूरा स्वरूप ही चेंज हो गया। अब कोई समुद्र का एक इकोसिस्टम है, उसका पानी कैसा होता है? समुद्र का खारा होता है, नमकीन एकदम। वहां के जो भी इकोसिस्टम के जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गन्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो उसके लिए एडॉप्टेबल है, उसमें वो रह सकते हैं। आपने समुद्र की पूरी नमक को खत्म कर दिया तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसी के आदी हैं, उसके अलावा वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये इस डेफिनेशन का यहाँ पर बस इतना सा मीनिंग है कि फिजिकली और केमिकली और बायोलॉजिकली अगर किसी तरह का चेंज एबायोटिक कंपोनेंट में कर दिया गया तो जो लाइफ है वो डेंजर जोन में पहुंच जाती है। क्लियर है इतना? यस मैम। ओके, अब हम एयर पोल्यूशन से, मतलब हमारे जो एक एक करके पोल्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, लेकिन आज नहीं कल।